बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर कैंडिडेट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको ज़मीनी और आसमानी आफ़ात व बलियात से महफूज रखे। तो जनाब, आज की ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए होगी कि जिन्होंने जूनियर ऑडिटर या असिस्टेंट डायरेक्टर की जो भी रिसेंटली पोस्ट आई हैं उसमें उन्होंने अप्लाई किया होगा। और उसमें चूंकि पता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर में तो 80% उन्होंने क्वालिफिकेशन के जो है ना वो एमसीक्यूज पूछने हैं आपसे, और 20% जो होंगे वो आपके रिमेनिंग होंगे जिसमें इस्लामियात ये वो सारा कुछ होगा। और जूनियर ऑडिटर की पोस्ट के लिए भी लोगों ने अप्लाई किया है और वो भी रिसेंटली पेपर आने ही वाला है। उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ फरवरी में वो पेपर कंडक्ट कर लिया जाए। तो उसमें भी जो है ना अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लास्ट जो पेपर आया था वो 50 मार्क्स का पेपर था, जिसमें उन्होंने कैटेगरी की थी कि उसमें इस्लामियात और जनरल साइंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये 4 पोर्शन उन्होंने डाले हुए थे। तो 4 पोर्शन में से जो एक पोर्शन है अकाउंटिंग का, वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मैं आपको बाकी पोर्शन के बारे में भी तैयारी करवाऊँगा इंशाल्लाह। के बारे में भी आपको टिप दूंगा कि आपने कहाँ से और किस तरह से वो तैयारी करनी है। लेकिन चूंकि आप जूनियर ऑडिटर के लिए जा रहे हैं और आपकी बैकग्राउंड अकाउंट से है, बीकॉम आप लोगों ने की है, बीकॉम क्वालिफिकेशन रिक्वायर थी इसके लिए, तो उसके लिए आपको अकाउंट्स के क्वेश्चन लाजमी आने चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और इस तरह की मज़ीद आगे लेक्चर और वीडियो लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के मेंबर बने, ताकि आपको जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी जो है वो ईजीली कर सकें। तो चलें जनाब, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि लोग तैयारी करते हैं एमसीक्यूज़ को रट्टा मार के। एमसीक्यूज़ लिखा नीचे 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन को रट्टा मार लिया कि इसका ये जवाब है, वो याद कर लिए। तो इस तरह कितने एमसीक्यूज़ आप याद करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि आप इस तरह एमसीक्यूज़ अपने ज़हन में बिठा सकेंगे। जो मैंने रिसेंटली पेपर्स दिए हैं या मैंने जिस तरह तैयारी की है, मेरा ये मानना है कि बजाय इसके कि आप एमसीक्यूज़ की तैयारी करें, आप उस कॉन्सेप्ट को अपने ज़हन में बिठा लें कि पूरी लाइन क्या कहती है, उसमें से फिर किसी भी चीज़ को अगर मिस करके वो एमसीक्यूज़ बना दे तो आपको वो एमसीक्यूज़ ईजिली क्रैक हो सके। तो मेरा तो मानना ये है। तो मैंने जो अपनी वीडियो भी बनाई है वो मैंने इसी तरह से बनाई है कि मैंने हर कॉन्सेप्ट को कंप्लीट डिस्कस की है, ताकि उसमें आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो कि आपने किसको एमसीक्यूज में याद रखना है, किसको नहीं याद रखना। आपने पूरी लाइन याद रखनी है, फिर जो भी चीज़ वो मिस करेगा वो आपको क्लियर हो जाएगी, आसानी से आप उसको वहाँ से पिक कर लेंगे। तो आज की वीडियो से ज़्यादा अकाउंट से रिलेटेड है, बल्कि टोटली है ही अकाउंट से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इस्लामियात से और फिर जनरल साइंस, इस तरह ऑडिटिंग, ये चारों यानी कि अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी से वो पेपर पास करना मुश्किल हो जाए और आसानी से पेपर पास करना आसान हो जाए। चलें जी, सबसे पहले क्या आ रहा है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in term of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। अब इसमें से कोई भी लफ्ज़ वो मिस कर दे, मतलब अकाउंटिंग ही मिस कर दे कि आगे लिख दे कि ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें लिख कर वो के इट इज़ अकाउंटेंसी, इट इज़ बुक कीपिंग, इट इज़ रिकॉर्ड कीपिंग, इट इज़ अकाउंटिंग। तो जब आपने ये डेफिनेशन याद की होगी तो आप इजीली पिक कर लेंगे कि इसका जवाब क्या है, अकाउंटिंग है। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस है। बुक कीपिंग क्या कहता है? बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ प्रॉपर मैनर। जी, तो बुक कीपिंग में कह रहा है कि जस्ट मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, इट इज नोन एज बुक कीपिंग। जबकि अकाउंटिंग में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाइज करना, उनको एनालाइज करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, समरी निकालना रिकॉर्ड के अंदर से, वो सारी क्या है, अकाउंटिंग है। लेकिन जो बुक कीपिंग है वो जस्ट क्या है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होती है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, जिसको हम पैसे की सूरत में मैयर कर सकते हो, जिसकी जो अंदाज़ा है हम वो पैसे की सूरत में लगा सकते हैं, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है। थर्ड वन आ रहा है बिजनेस। एनी लीगल एक्टिविटी, एनी लीगल एक्टिविटी की बात हो रही है, इलीगल एक्टिविटी की बात नहीं हो रही। एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन
फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। सिंपल कोई समझाने की चीज़ नहीं है कि कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जो लीगलाइज हो और आप उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो इट इज़ नोन एज द बिजनेस। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ अ सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। अब हमें पता है अकाउंटिंग के दो जो है ना वो सिस्टम होते हैं, एक एक्रूअल सिस्टम होता है और एक कैश बेस्ड सिस्टम होता है। कैश बेस्ड सिस्टम वो होता है जिसमें जब आपके पास कैश आए या कैश आपसे जाए तब आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड करनी होती है, तब आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, इसको कहते हैं कैश सिस्टम। जबकि एक्रूअल इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्रूअल का मतलब होता है कैश आए या ना आए, जैसे ही हैपनिंग हुई है ट्रांजैक्शन की आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो वो होती है एक्रूअल सिस्टम, वो भी आगे देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक्रूअल सिस्टम, वही आगे एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इट इज अ सिस्टम इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हैविंग बिकम ड्यू फॉर द पेमेंट और रिसीट्स। जब भी आपकी पेमेंट ड्यू हो जाएगी आप पे, या आप पे पेमेंट आपने रिसीव कर ली होगी, वो ड्यू हो गई है आप पे, आपने अभी तक रिसीव की है या नहीं की, आप पे वाजिबुल अदा हो गई है, तो वो आपका अक्रूवल सिस्टम है। आपने फॉर एग्जांपल सैलरी जो है आपकी मंथ की, मंथ आपका एंड हो गया, सैलरी अब आपने रिसीव करनी है या आप एज अ कंपनी आपने सैलरी पे करनी है, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं की, तो आप क्या करेंगे, अक्रूवल सिस्टम की अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे, क्योंकि वो आप पे ड्यू हो गई है, अगरचे आपने अभी तक उसको पे की है या नहीं की। जब पे करेंगे तो वो एक अलहदा है, वो कैश सिस्टम में आएगा। लेकिन एक्रूवल सिस्टम में क्या है, आपके ऊपर जैसे ही कोई चीज वाजिब अदा हो गई आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। अकाउंटेंसी, पहला था अकाउंटिंग, यह है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज द मेन सब्जेक्ट। द वर्ड अकाउंटेंसी इज फॉर एक्सटेंसिव, ये बहुत ब्रॉडर सेंस है इसके अंदर। इट कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन। अब अकाउंटेंसी एक ब्रॉड सेंस है, इसके अंदर तमाम अकाउंटिंग की जो ब्रांचेज हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। जबकि अकाउंटिंग सिर्फ अकाउंटिंग है, जिसमें आप बुक कीपिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें ऑडिटिंग नहीं आती, उसमें टैक्सेशन नहीं आ जाती, उसमें कॉस्टिंग नहीं आ जाती, वो अलग अलग ब्रांचेस है उसकी। डेटर्स क्या होते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं। जिन लोगों ने तो फ्रेश अभी ग्रेजुएट किया है, बीकॉम किया, उनके लिए तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा, उन्होंने सिर्फ रिवाइज ही कर रहे हैं, समझे, उन्होंने जो पढ़ा है। लेकिन जो अपनी फील्ड से हट गए हैं, कि जो मतलब 2-2 3-3 साल जिन्होंने प्राइवेट जॉब करते हो गए हैं या अपनी फील्ड से अनटच हैं, तो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी, ताकि उनको एक ये फ्रेश सारा उनके कॉन्सेप्ट जो है सारे फ्रेश हो जाए। तो डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स आर द पर्सन्स और द कस्टमर टू whom goods have been sold on credit basis and from whom the business is to receive money in near future. These are also known as account receivable. इसका दूसरा नाम अकाउंट रिसीवेबल है। सिंपल क्या होते हैं, ऐसे लोग जिनसे आप कारोबार करते हैं और उनको आप उधार पे चीज़ें दे देते हैं, वो आपके डेटर बन जाते हैं, वो आपके मकरूज बन जाते हैं। आपने उनसे क्या करना होता है, नियर फ्यूचर आपने उनसे पैसे लेने होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, डेटर। क्रेडिटर इसके ऑपोजिट है। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे आपने चीज़ें उधार ली होती हैं और आपने उनको पैसे देने होते हैं और आप उनके मकरूज बन चुके होते हैं, नियर फ्यूचर में आपने उनको पेमेंट्स करनी होती हैं। वो लोग आपके अकाउंटिंग में क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स कहलाते हैं, या बिल्स पेएबल भी नहीं कहते हैं, अकाउंट्स पेएबल भी कहते हैं। कैश डिस्काउंट, अब डिस्काउंट 2-3 किस्म के, इनको बड़ा ध्यान से समझना है। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, इट इज अ डिडक्शन और अलाउंस given by a creditor to a debtor if the amount is paid by the debtor before the due date. समटाइम बिजनेस में ऐसा होता है कि वो एक टर्म्स एंड कंडीशन तय कर ली जाती है कि अगर आप हमारी ये पेमेंट इतने टाइम में करेंगे तो हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे, और इसके बाद अगर आप करेंगे तो फिर आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो डेटर होते हैं या जो क्रेडिटर होते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए पेमेंट जो है बिफोर टाइम करते हैं, ताकि उन्हें डिस्काउंट अवेल हो जाए, कुछ उनकी बचत हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस का काम क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो कैश डिस्काउंट रिसीव करके उन्होंने प्रॉफिट को क्या कर लिया, एक किस्म से मैक्सिमाइज कर लिया। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज एंड द पोजेशंस ऑफ द बिजनेस, बोथ टेंजिबल हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड इनटेंजिबल हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब जो हमें पता है, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो हमें नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर, वो तो आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस हो गए। जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, प्लांट है, मशीनरी है, व्हीकल्स है, ये सारे आपके क्या हैं, किस्म के फिजिकल एसेट्स हैं।
तो जो नॉन फिजिकल है, जो इनटेंजिबल है, जो आपको नजर नहीं आ रहे, वो कौन से होंगे एसेट्स? एमसीक्यूज में ये भी बता सकता है कि दिस एसेट आर द कैटेगरी ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल या क्या। तो जब आपको उनकी कैटेगरी डेफिनेशन का पता होगा कि इनटेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, लेकिन उनकी एक वर्थ होती है, उनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, लाइक अ गुडविल। किसी भी कंपनी की गुडविल, उसका कॉपीराइट, उसका पेटेंट, उसका ट्रेडमार्क, ये सारे क्या हैं, ये लोग बेचते हैं। जैसे कोक कंपनी है, पेप्सी कंपनी है, वो अपने नाम का बिजनेस लोगों को करने के लिए जस्ट अपना ट्रेडमार्क दे देते हैं कि आप हमारे नाम से बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि इनटेंजिबल एसेट, जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है, वर्थ होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आर डेट्स, डेट का मतलब कर्जा, और ओब्लिगेशन या वो जिम्मेदारियां ऑफ द बिजनेस। कारोबार की जो जिम्मेदारियां होती हैं या जो कर्जा उसने लिया होता है, वो उसकी क्या कहलाती है? लाइबिलिटी। दो तरह से कारोबार की लाइबिलिटी होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल लाइबिलिटी वो होती है जो कैपिटल, जो उसके ऑनर ने उसमें इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में, वो उसकी इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो आउटसाइडर, जैसे डेटर्स आ गए, उन्होंने कुछ उधार माल दे दिया या पैसे दे दिए, बैंक्स आ गए, बैंक्स ने आपको लोन दे दिया, तो ये आपके क्या कहलाए? एक्सटर्नल डेटर्स कहलाए। कैपिटल, इट इज द सोर्स ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय द ऑनर और ऑनर्स ऑफ द बिजनेस। एक से ज्यादा मालिक हैं, उन्होंने जो कर्जा बिजनेस को दिया या जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया कारोबार चलाने के लिए, वो पैसा क्या कहलाएगा? कैपिटल। अब ये चीज पैसे की सूरत में भी हो सकती है कैपिटल, ये गुड्स की सूरत में भी हो सकती है, ये प्रॉपर्टी की सूरत में भी हो सकती है। किसी भी सूरत में अगर ऑनर ने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि जस्ट पैसा ही नहीं है, उसने, उसके पास एक घर था, वो उसने उसमें बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसको बिजनेस के लिए उसने वक्फ कर दिया। उसके पास जो गाड़ियां थी वो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, या उसके पास कोई प्लांट था वो उसने लगा लिया बिजनेस में, तो वो भी क्या कहलाएगा? उसका कैपिटल कहलाएगा। ड्राइंग्स क्या होती हैं? जब भी ऑनर, मालिक, ऑनर की बात हो रही है, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीजें निकाल लेगा, तो वो उस बिजनेस उसको क्या रिकॉर्ड करेगा? उसको ड्राइंग्स रिकॉर्ड करेगा। अकाउंटिंग उसको क्या कहेगी कि दीज आर द ड्राइंग्स। द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स, दोनों चीजें ले सकता है, टेकन बाय द ऑनर और ऑनर्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज आर नोन एज ड्राइंग्स। ये सारी जो डेफिनेशन है ये आपने याद रखनी है, ताकि इसमें से कुछ भी वो एमसीक्यूज बनाए तो आपको क्लियर हो जाए। वो ये भी बना सकता है कि जब ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ निकालता है तो वो क्या कहलाती हैं? वो ड्राइंग कहलाती हैं। या वो कह सकता है ड्राइंग किसको कहते हैं? कोई भी पर्सनल आइटम ऑनर निकाल ले, या हमने कोई एक्सपेंस कर लिए, या लॉस बाय फायर हो गया, इस तरह की चीज़ें। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, के बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम हिज ऑनर, फ्रॉम इट्स ऑनर्स, कि जो इसके मालिक हैं वो सेपरेट हैं, जो बिजनेस है वो एक सेपरेट एंटिटी, एंटिटी का मतलब एक आइटम आप कह लें, एक वजूद रखने वाली चीज कह लें। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस आना था कि बिजनेस जो है, जो भी बिजनेस रन हो रहा है वो सेपरेट एंटिटी, मतलब जब भी अकाउंटिंग की जाएगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जाएगी, वो बिजनेस के लिए की जाएगी, ना कि उसके ऑनर के लिए। क्योंकि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाना है, जब बैलेंस शीट बनानी है, तो हमने उसमें पोजीशन बतानी है बिजनेस की, ना कि उसके ऑनर्स की हमने पोजीशन बतानी है, ना उसके ऑनर्स की वर्थ बतानी है। हमने जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसकी पोजीशन जानने के लिए कि इस वक्त बिजनेस की क्या वर्थ है, और जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए बनाते हैं। तो ये दोनों चीजें हमने जब बनानी है तो हमने बिजनेस के बारे में बतानी है कि ये बिजनेस के ये पोजीशन है, बिजनेस की ये प्रॉफिटेबिलिटी है, ना कि उसके ऑनर्स की ये प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। Going concern concept. According to this concept, it is assumed that the business will continue to operate for an indefinite time period. There is no intention to liquidate the business in the foreseeable future. Going concern का मतलब कि बिजनेस है वो फ्यूचर में रन करता रहेगा। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, कुछ लॉस हो जाए। इस तरह एक इंसान है, हमें पता है कि इंसान गोइंग कंसर्न नहीं है, किसी वक्त भी उसने मर जाना, डेथ हो जानी, खत्म हो जाना। लेकिन बिजनेस में ये चीज़ नहीं है। बिजनेस में किसी वक्त भी ये नहीं होगा कि ये मर गया, खत्म हो गया।
मैं फिर कह रहा हूँ कि वो अलहदा चीज़ है कि इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, या कुछ लॉस बाय फायर हो जाए, लॉस बाय थेफ्ट हो जाए, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती तो बिजनेस क्या है, गोइंग कंसर्न है, बिजनेस चलता रहेगा, रन करता रहेगा। जस्ट लाइक मैन या वुमेन, वो ऐसा नहीं हुआ कि वो डेथ हो गई और ख़त्म हो गया। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस की जाएगी जिनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। उन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू को आप पैसे की सूरत में जब नाप तोल कर सकते हैं, तब जाके उसको आप रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग की फॉर्म में लेकर आएंगे, अदरवाइज वो अकाउंटिंग की सूरत में नहीं होगी। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, according to this concept for every debit there is an equivalent credit। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर बिजनेस में कोई चीज़ डेबिट होगी तो उसके ऑपोजिट लाजमी कोई ना कोई चीज़ क्रेडिट ज़रूर हुई होगी, या आप क्या ऐसे कह लें कि एक तरफ से चीज़ कम होगी, दूसरी तरफ से चीज़ बढ़ेगी, क्योंकि बिजनेस के अंदर रहकर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, पैसा यहाँ से निकला वहाँ चला गया, वहाँ से निकला यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी, लेकिन डेबिट क्रेडिट लाजमी होगा। तो ये होता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अब अकाउंटिंग आप करते जा रहे हैं बिजनेस की, अगर एंट्रियां करते जा रहे हैं, क्या मतलब? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करना है, क्या आपने एक टाइम लिमिट सेट कर लिया, या स्टैंडर्डाइज जो टाइम लिमिट चल रहा है आपने उसके मुताबिक काम करना है, ताकि आप किसी रिजल्ट पे तो पहुंच सके, ये नहीं कि सिर्फ एंट्रियां करते जाएं। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट द लाइफ ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ relatively short accounting periods of equal length for study and results shown by the business। वही कह रहे हैं कि आपने एक सीरीज डिवाइड कर लेती है कि इतने टाइम पीरियड के लिए हम अकाउंटिंग करेंगे, उसका रिजल्ट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा अकाउंटिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में बिठाने हैं, आपने इनकी डेफिनेशन याद करनी है। इसके अंदर से कोई एग्जांपल बना के भी आपको दे सकता है वो, या डायरेक्ट ये डेफिनेशन दे के नीचे कॉन्सेप्ट लिख देगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आप बताएं ज़रा। जिस तरह द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज कॉल्ड द मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब कि आपने जिस साल का खर्चा किया उसी साल में रिकॉर्ड करें, जिस साल आपने उस एक्सपेंस से बेनिफिट लिया उसका बेनिफिट भी उसी साल में रिकॉर्ड करें। मतलब जून का महीना चल रहा है, जून के महीने की एम्प्लॉयज़ की सैलरी 30 जून को आप पे वाजिबुल अदा हो जाएगी बिजनेस पे, अभी उन्होंने पे नहीं की, उसकी अकाउंटिंग एंट्री वो अगर जाके जुलाई में करते हैं, 1 या 2 जुलाई को, तो इसका मतलब क्या वो खर्चा जुलाई का होगा? नहीं, वो खर्चा था जून का, तो वो जून की बुक में ही रिकॉर्ड होगा, अगर जी अभी तक उसको पे किया है या नहीं किया। अच्छा जी, तो ये होगा कॉज एंड इफेक्ट कॉन्सेप्ट, कि जब उस कॉज अकर हुई है साथ ही उसका कोई ना कोई इफेक्ट भी हुआ होगा, उस इफेक्ट को भी उसी कॉज के मुताबिक रिकॉर्ड करना है जब कॉज हुआ है। जब आप पे सैलरी वाजिब हो गई, आपने उसी मंथ की बुक्स में, उसी मंथ की लेजर में आपने उस एंट्री को रिकॉर्ड करना है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये है कि जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी या गुड्स आपने सेल कर दी, आपने उसी वक्त जो है ना एंट्री पास कर लेनी है कि हमने ये रेवेन्यू अर्न कर लिया, अगरचे आपने अभी तक रिसीव किया। यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट था एक्सपेंस से रिलेटेड, कि आपने मैच करने हैं अपने एक्सपेंस को जिस मंथ आपने वो अकर किए हैं, या जिस मंथ आपने उनसे बेनिफिट रिसीव कर लिया। जबकि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने जिस वक्त भी सेल कर दी है, आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लिया कि हमने सेल कर दी है, तो आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। इनवॉइस बना दी तो रिकॉर्ड हो गया, अगरचे उसके पैसे अभी तक आपके पास आए हैं या नहीं आए।
हम ये नहीं कहेंगे कि सेल हुई तो पैसे तो आए नहीं, तो सेल कैसी हो गई। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है नहीं, जैसे ही आपने सेल कर दी आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है। ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एट द टाइम ऑफ सेल गुड्स टू रिटेलर एज अ डिडक्शन फ्रॉम अ लिस्ट प्राइस और कैटालॉग प्राइस इज कॉल्ड द ट्रेड डिस्काउंट। हमने पीछे पढ़ा था कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब होता है जब आपने चीजें खरीद ली हैं उधार पर, अब आप पेमेंट करने जा रहे हैं या आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तब आप उसको डिस्काउंट देंगे, वो कैश डिस्काउंट है। जबकि ट्रेड डिस्काउंट अगर आप जाएं डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे तो वहां पे लिखा होता है ये प्राइस, इसकी असल प्राइस इतनी है, लेकिन अब हम हमारी सीजनल सेल चल रही है या हम इसको डिस्काउंट दे रहे हैं, प्रमोशन है हमारी, तो इस वक्त ये प्राइस, इसकी प्राइस इतनी है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ ट्रेड आपने वो डिस्काउंट अवेल किया तो इसकी एंट्री या इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग होती है, एंट्री उसकी होती है, क्योंकि हमने असल में उसकी उसकी लॉजिक ये है कि उसकी एंट्री क्यों होती है, क्योंकि जब हमने चीज़ें खरीदी होती हैं या चीज़ें बेची होती हैं तो हम पूरी अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। हमने डेटर को चीज़ें बेच दी 100 रुपये की, हमने रिकॉर्ड भी कर लिए 100 रुपया, और साथ ही कंडीशन भी दे दी कि अगर 20 दिन के अंदर आप हमें पेमेंट करेंगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब वो 20 दिन के अंदर पेमेंट करने आ जाता है, 80 रुपये हम उससे रिसीव कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो 20 रुपये हम कहाँ जाएंगे, 20 रुपये रिकॉर्ड तो होंगे ना, तो वो 20 रुपये हमारा कैश डिस्काउंट में होगा। जबकि ये डिस्काउंट में ऐसा होता है कि आप मार्केट में गए चीज़ें खरीदने, वहाँ पे जाकर देखा जी ये चीज़ असल में 100 रुपये की है, लेकिन यहाँ पे प्रमोशन चल रहा है या कुछ सेल इनका डिस्काउंट चल रहा है तो वो 80 रुपये की आपको मिल रही है, आप 80 रुपये की खरीद कर अकाउंट बिजनेस में ले आए, तो आप उसको रिकॉर्ड भी 80 रुपीज़ की करेंगे ना कि 100 रुपये की करेंगे, तो इस वजह से इसकी एंट्री नहीं होगी, कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे आप। परचेजेस क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसकी डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ परचेज में आती है, कौन सी चीज़ परचेज में नहीं आती। वैसे तो परचेज का मतलब खरीदारी करना है, लेकिन बिजनेस में किस चीज़ को खरीदारी कहा जाता है। इन अकाउंटिंग लैंग्वेज द वर्ड परचेजेस हैज स्पेशल मीनिंग व्हेन सेलेबल गुड्स आर ब्रॉट इन द बिजनेस इट इज सेड दैट परचेजेस हैव बीन मेड। जब भी वो चीज़ जिसको बिजनेस सेल करना चाहता है या सेल करने की नीयत से वो खरीदता है तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, परचेजेस कहलाएगी। जबकि अगर कोई ऐसी चीज़ वो खरीद रहा है जिसको फॉर द यूज़ ऑफ बेनिफिट लॉन्ग टर्म यूज़ इस्तेमाल कर रहा है, जस्ट लाइक फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली या कोई प्लांट खरीद लिया, तो वो क्या कहलाएगा, वो परचेजेस में नहीं आएगा, वो बाकायदा नाम से एंट्री होगी, बाकायदा नाम से रिकॉर्डिंग होगी, वो एसेट होगा या कुछ और चीज़ होगी। लेकिन जब परचेजेस होंगी, परचेजेस का मतलब आपने ऐसी चीज़ें खरीदी जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं, जिसका आप रूटीन में कारोबार कर रहे हैं, आपने चीज़ ली बेच दी, चीज़ ली बेच दी, तो उसको आप बाय नेम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। एक बिजनेस के लिए लैपटॉप जो है वो परचेज हो सकती है, दूसरे बिजनेस के लिए लैपटॉप एसेट हो सकता है, क्योंकि अगर एक बिजनेस लैपटॉप को खरीदने बेचने का कारोबार कर रहा है तो वो उसके लिए परचेजेज है। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन अपने लैपटॉप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक दफ़ा परचेज कर रहा है फॉर बिजनेस, तो फिर वो उसका एसेट कहलाएगा, वो उसकी परचेजेज नहीं होगी। सेल्स आ रहा है, जब आपने वही गुड्स जो आपने परचेजेस के हेड में खरीदी थी उनको जब आप बेच देते हैं तो वो आपकी सेल्स कहलाती है। ठीक है, सेल्स सिर्फ उन चीज़ों को कहेंगे कि जिनको आपने बेचने की गर्ज से खरीदा हुआ था, लेकिन अगर आपने कोई एसेट बेच दिया तो फिर वो सेल नहीं होगा, वो बाकायदा नाम से एंट्री होगी, जिस नाम से आपने उसको रिकॉर्ड किया उसी नाम से आप उसको दोबारा एंट्री में पास करेंगे। गुड्स एंड मर्चेंडाइज, गुड्स उन चीज़ों को कहेंगे जो आपने परचेजेस की होंगी, और परचेजेस मैंने आपको पहले बता दिया उन गुड्स को कहते हैं जो सेलेबल होती हैं, जिनको आप सेल करने के लिए खरीदते हैं। तो गुड्स का वर्ड उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा जो आपकी बिजनेस की रनिंग आइटम है, जिसके ऊपर आपका बिजनेस डिपेंड कर रहा है, जिसको बेच कर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो उसको आप क्या कहलाएंगे, गुड्स कहेंगे अपने बिजनेस में। अगर आप गुड्स तो वैसे अशिया को कहते हैं, चीज़ों को कहते हैं, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों को कहेंगे जिनको आपने सेल करने की गर्ज से खरीदा होगा। अब ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनके एमसीक्यूज बन सकते हैं। इट रेफर टू समथिंग विच हैज़ बीन परचेज्ड बाय अ ट्रेड फॉर रीसेल पर्पस और एनीथिंग विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेलिंग पर्पस। हाँ जी, मैन्युफैक्चर भी इसमें आ जाता है कि जो चीज़ आप बेचने की घर से बना रहे हैं, रैपिडली मशीन लगाई है, प्लांट लगाया हुआ आपने, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, गुड्स कहलाएंगी। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न कर दी आउटवर्ड, मतलब आप लेकर आए थे अब आपने वापस आउट कर दी। गुड्स वंस परचेज्ड may subsequently be sent back to
द seller for certain reasons. For example, goods are defective not according to the specific damage below the standard. Such return of goods to the seller is known as return outward. सिंपली आपने चीजें खरीदी, आपको नहीं पसंद है, आपने वापस कर दी, तो बिजनेस इसको रिकॉर्ड करेगा रिटर्न आउटवर्ड के नाम से। इसी तरह रिटर्न इनवर्ड है, आपसे कोई चीजें खरीद कर ले गया आपके बिजनेस से, उसको पसंद नहीं है, उसने आपके बिजनेस में वापस भेज दी, आपको बिजनेस को रिटर्न कर दी, तो आप इस रिटर्न का नाम लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड, कि हमें जो चीजें रिटर्न हुई हैं वो रिटर्न इनवर्ड के नाम से। कॉस्ट अकाउंटिंग, हाँ जी, कॉस्ट नाम से पता चल रहा है किसी चीज की लागत, तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग, उसकी रिकॉर्डिंग, तो ऐसी अकाउंटिंग जो आपकी लागत को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। The main object of cost accounting is to determine the cost of goods manufactured or produced by the business. It also helps the management of the business in controlling the cost by indicating avoidable losses, and ये उसके आगे benefits आ गए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, आपको बताती है कि आपकी जो चीज़ बन रही है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आपको पड़ रही है, या आपकी बिजनेस में उसकी कॉस्ट क्या है, आप कितना प्रॉफिट मार्जिन इसको रख के सेल कर सकते हैं। Financial accounting. The main purpose of financial accounting is to ascertain the trade result, profit and loss account of the business operations during a particular period of time and state the financial position of the business on a particular point of time. फाइनेंशियल अकाउंटिंग उस अकाउंटिंग को कहते हैं जिसमें आप अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मालूम करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिससे आप अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं या उसकी एक पोजीशन बता सकते हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि जी बताओ एक साल में जनवरी के एंड पे हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन थी, हम किस स्टेट पे खड़े थे, हम किस पोजीशन पे थे, कि हमारे पास कितने एसेट हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास, हम फ्यूचर में रन भी कर सकते हैं या नहीं, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, हम इंस्टॉलमेंट की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये क्या है, बैलेंस शीट से पता लगता है। और कौन सी अकाउंटिंग बताती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजेरियल अकाउंटिंग, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन periodically to the management of the business to enable it to take suitable decisions. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, वो अकाउंटिंग उन्हीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर से कुछ रिजल्ट लेकर उनके ऊपर कुछ फार्मूलाज अप्लाई करके मैनेजमेंट तक पहुंचा देती है कि जी हमारे बिजनेस की पोजीशन ये, अब आप देख लें आपने क्या डिसीजन लेना है, बिजनेस आगे रन करना है या नहीं करना, लोन लेना है या लोन नहीं लेना, या लोन वापस करना है या क्या करना है। तो ये क्या है, मैनेजेरियल अकाउंटिंग होती है। एक्सपेंसेस क्या आते हैं, एक्सपेंस वैसे तो कहते हैं खर्चा, लेकिन बिजनेस में एक्सपेंस किसको कहेंगे, या हर पैसा खर्च जो हमने कर दिया वो सारा एक्सपेंस है, आपने प्लांट ले लिया, बिल्डिंग ले लिया, आपने चीज़ें खरीद लिया, आपने स्टेशनरी खरीद ली, ये सारा एक्सपेंस है, वो देखते हैं। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन उसने कह दी कि सिर्फ उस खर्चे को खर्चा कहा जाएगा बिजनेस में जो रेवेन्यू ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कि जो आप जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आपने वो चीज़ पे पैसा खर्च किया तो वो आपका क्या कहलाया, एक्सपेंस कहलाया, इसके अलावा कोई और एक्सपेंस नहीं होगा। जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि आपने बिल्डिंग खरीद ली तो क्या वो जो खर्चा हुआ वो आपका एक्सपेंस का ट्रीट करेंगे, नहीं, उसको आप बाय नेम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग को बेचकर आपने प्रॉफिट नहीं कमाना। हाँ, ये बिल्डिंग के जरिए आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, बिल्डिंग को बेचकर प्रॉफिट नहीं कमा रहे। हाँ, अगर आप बिल्डर डेवलपर हैं, आपका काम ही बिल्डिंग लेके बेचना है, तो फिर आपका ये बिल्डिंग रेवेन्यू हुआ, इस पर आप एक्सपेंस कहेंगे कि आपने ठीक है इस पर जो पैसा खर्च किया वो आपका एक्सपेंस है। रेवेन्यू क्या था, इट इज अ प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस। एक तो वो रेवेन्यू होता है कि जो आप चीज़ें बना रहे हैं या ले रहे हैं पीछे से और उसको सेल कर रहे हैं, वो आपका रेवेन्यू है। लेकिन अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर कर भी वो पैसा कमा रहे हैं तो फिर वो आपको वो भी रेवेन्यू होगा। प्रोफेशनल्स लोग जो होते हैं जैसे लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं विद द सर्विसेज। ये कोई चीज़ तो नहीं बेचते, कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं होती इनके पास जो सेल कर रहे होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, अपनी सर्विसेज से ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इनका बिजनेस किस पे चल रहा होता है, सर्विसेज पे चल रहा होता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट,
अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरी एंटर्ड ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। ये है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने जब एसेट खरीदा उसको आपने उस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है जिस पे आपने उसको खरीदा, या जो पेमेंट आपने उसको एक्वायर करने पे खरीदी। इससे हट के उसकी मार्केट प्राइस क्या है आपने उस पर रिकॉर्ड नहीं करना कि मार्केट प्राइस ज़्यादा भी होती है समटाइम कम भी होती है। प्रॉपर्टीज़ में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज़ में आपने उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है जिस पे आपने उसको खरीदा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें यही कहता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरी एंटर्ड ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। जबकि टैक्सेशन इससे डिफरेंट है। टैक्सेशन में टैक्स उस पर लिया जाएगा जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उसके मुताबिक आपको उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि अकाउंटिंग में क्या है, आपने रिकॉर्ड उसको करना है फॉर द कॉस्ट जो आपने उसको पे की है। देखें ना, इसका सिंपल से आप ये बात कर लें कि आपके बिजनेस के पास 1 लाख रुपया है, मिसाल के तौर आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली। प्रॉपर्टी आपको मिल गई लेट्स सपोज 50,000 की। अब मार्केट में उसकी प्राइस जो है वो 80,000 है या 70,000 है, आपको पता है इसकी मार्केट प्राइस ये। आप अपने बिजनेस से जब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा कैश चला गया 50,000 और प्रॉपर्टी हमारी 70,000 की आ गई, तो डेबिट क्रेडिट तो इक्वल ना हुआ। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट के, एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। तो जितने की प्रॉपर्टी ली आपने उतने ही आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ड्राइंग्स क्या आ रही है भाई, जब ऑनर है उसने पैसा लगाया, कोई चीज़ें लगाई अपने बिजनेस में, तो उसको हक है कि वो चीज़ें वहाँ से अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सके। कैश एंड गुड्स टेकन अवे बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ आर नोन एज ड्राइंग। तो कुछ पैसा ले लिया, कुछ उसने चीज़ें ले ली अपने इस्तेमाल के लिए, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं बिजनेस में? ड्राइंग्स कहलाती हैं। तो जनाब ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की कि अकाउंटिंग के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं उनको आप तक पहुंचा सकूं। इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद अभी अकाउंटिंग के जो है ना कॉन्सेप्ट रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।